नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा व्यंजन संधि पर चल रही है। व्यंजन संधि पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास की सीरीज पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अब व्यंजन संधि का जो तृतीय विकार होता है लोप, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे अध्ययन का विषय है लोप व्यंजन संधि। हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है लोप व्यंजन संधि। तो हम लोग समझते हैं कि व्यंजन संधि वह होता है कि जब व्यंजन अथवा स्वर का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है और व्यंजन वर्ण में विकार होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लोप व्यंजन संधि क्या होता है कि जब प्रथम पद और अंतिम पद, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद अथवा अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का मेल होता है और जब संधि की क्रिया में प्रथम पद अथवा अंतिम पद से एक या अधिक वर्णों का विलोपन हो जाता है तो इसे लोप संधि कहा जाता है। अर्थात जब संधि की क्रिया में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मेल करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों में से एक या अधिक वर्णों का लोप हो जाता है, उसे लोप व्यंजन संधि कहा जाता है। क्योंकि लोप व्यंजन वर्ण का होता है इसलिए इस संधि को लोप व्यंजन संधि कहा जाता है। तो लोप व्यंजन संधि में निम्नलिखित स्थिति बन सकती है। लोप व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण अथवा जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में से, जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में से एक अथवा अधिक वर्ण का विलोपन हो जाता है जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में से एक अथवा अधिक वर्ण का विलोपन हो जाता है तो इसे लोप संधि कहा जाता है। तो इसे लोप संधि कहा जाता है यदि लोप होने वाला वर्ण व्यंजन है तो इसे, यदि लोप होने वाला वर्णन है तो इसे लोप व्यंजन संधि कहा जाता है। पहले हम लोग
व्यंजन संधि को समझते हैं तो जब स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होता है और व्यंजन वर्ण में विकार होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण में यह विकार 3 रूपों में पाया जाता है। पहला आदेश के रूप में, जिसका हम लोगों ने लगभग 6 से 7 वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। दूसरा होता है आगम के माध्यम से, जिसका हम लोगों ने चर्चा पिछली कक्षा में किया। और तीसरी जो विकार की स्थिति होती है वह होता है लोप के माध्यम से। तो आज की कक्षा में हम लोग इस तीसरे विकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब संधि की क्रिया में प्रथम पद के अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में से एक अथवा अधिक वर्ण का विलोपन हो जाता है तो इसे लोप संधि कहा जाता है। ये लोप होने वाला वर्ण व्यंजन है तो इसे लोप व्यंजन संधि कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग लोप व्यंजन संधि को समझ गए होंगे। फिर यहां देख लेते हैं लोप व्यंजन संधि की क्रिया। लोप व्यंजन संधि की क्रिया, लोप व्यंजन संधि की क्रिया निम्नलिखित, लोप व्यंजन संधि की क्रिया निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। लोप व्यंजन संधि की क्रिया निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। इसका पहला रूप है न का लोप। पहला रूप है न का लोप। दूसरा है दंत स का लोप और तीसरा है र का लोप और तीसरा है र का लोप। यानी लोप व्यंजन संधि में हम लोग जो परीक्षाएं देते हैं उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं वह इन्हीं तीनों स्थितियों में से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। पहला क्या है न का लोप, दूसरा क्या है दंत स का लोप और तीसरा क्या है र का लोप। आइए हम लोग अब एक एक स्थिति के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले न का लोप देख लेते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं। आइए हम लोग न का लोप देख लेते हैं। लोप व्यंजन संधि में हम लोग सबसे पहले न का लोप देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग न के लोप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो अध्ययन का विषय है वह है पहला हमारा, इसको हम क्या लिख देते हैं, पहला है क न का लोप। पहला है क का पहला क्या है न का लोप। तो हम जानते हैं कि संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के मूल रूप व स्वतंत्र रूप में भिन्नता पाई जाती है। यहां लिख लेते हैं संस्कृत के कुछ तत्सम, संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के मूल रूप व प्रचलित रूप में, मूल रूप व प्रचलित रूप में भिन्नता पाई जाती है। ये क्या कह रहा है कि संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के जो मूल रूप होते हैं और प्रचलित रूप है या स्वतंत्र रूप है उनमें भिन्नता पाई जाती है। मूल
मूल रूप में इन शब्दों के साथ, मूल रूप में इन शब्दों के साथ अंत में न तथा न के पूर्व ह्रस्व स्वर पाया जाता है। मूल रूप में क्या होता है कि मूल रूप में इन शब्दों के साथ अंत में न पाया जाता है और न के पूर्व क्या होता है कि ह्रस्व स्वर पाया जाता है। जबकि प्रचलित व स्वतंत्र रूप में ये शब्द दीर्घ स्वर तथा बिना न के पाए जाते हैं। न का लोप किन शब्दों में होता है? तो कह रहे हैं कि संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के मूल रूप व प्रचलित व स्वतंत्र रूप में भिन्नता पाई जाती है। मूल रूप में इन शब्दों के अंत में ह्रस्व स्वर के साथ न पाया जाता है, जबकि स्वतंत्र रूप में ये शब्द दीर्घ स्वर व बिना न के लिखे जाते हैं। ये शब्द हैं, ये शब्द कौन कौन से हैं? तो ऐसे शब्द कम हैं, हम लोग उनका लिख लेते हैं। मूल रूप में शब्द, फिर है प्रचलित या स्वतंत्र रूप में शब्द। प्रचलित व स्वतंत्र रूप से शब्द क्या कर, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है आत्मन। पहला शब्द क्या है? आत्मन। कह रहा है कि मूल रूप में इन शब्दों के साथ अंत में न तथा न के पूर्व ह्रस्व स्वर पाया जाता है, यानी न अंत में न पाया जाता है और न के पूर्व क्या है? ह्रस्व स्वर है। जबकि प्रचलित रूप में क्या होता है? ये शब्द दीर्घ स्वर तथा बिना न के पाए जाते हैं, अर्थात आत्मन को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? आत्मा के रूप में। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है पक्षिण। इसका जो प्रचलित व स्वतंत्र रूप है वह है पक्षी। हालांकि यह मूल रूप में शब्द है, यानी उत्पत्ति के समय का यह शब्द है, और जो स्वतंत्र शब्द है या जो इस समय प्रचलित का संस्कृत का ही शब्द है। ऐसा नहीं कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, यह दोनों तत्सम शब्द हैं, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। तीसरा होता शब्द क्या है? प्राणिन। यहां देखिए अंत में न है और न के पूर्व ह्रस्व स्वर है। इसका जो स्वतंत्र प्रचलित रूप है वह है प्राणी। चौथा इसका जो उदाहरण है वह है मंत्रिन। वह शब्द क्या है? मंत्रिन है, और इसका प्रचलित रूप है वह क्या है? वह है मंत्री। इसका जो पांचवा शब्द है वह है युवन। वह है युवन, और इसका जो
प्रचलित रूप है वह है युवा। छठवां शब्द है योगिन, और इसका जो प्रचलित रूप है वह क्या है, वह है योगी। मूल रूप में जो सातवां शब्द है, मूल रूप में जो सातवां शब्द है वह है ब्रह्मन, और स्वतंत्र रूप से जो शब्द है वह क्या है, ब्रह्मा है। फिर हम यहां हटा करके प्रचलित शब्द फिर यहां लिख लेते हैं कि मूल शब्द, प्रचलित शब्द। आठवां शब्द जो है वह है राजन। इसका जो प्रचलित या स्वतंत्र शब्द है वह क्या है, राजा। राजन है और उसका प्रचलित शब्द क्या है, राजन है। उसी प्रकार से मूल शब्द है शशिन, और इसका जो प्रचलित या स्वतंत्र शब्द है वह है शशि। मूल शब्द है विद्यार्थिन, लेकिन इसका जो स्वतंत्र और प्रचलित रूप है वह क्या है, विद्यार्थी। इसी प्रकार से एक शब्द और है वह है हस्तिन। इसका प्रचलित व स्वतंत्र शब्द है हस्ती। एक शब्द और है, मूल शब्द है सन्यासिन। इसका प्रचलित व स्वतंत्र जो शब्द है वह है सन्यासी। वह क्या है, वह है सन्यासी। एक शब्द और है वह है स्वामिन, यानी मूल शब्द है स्वामिन, और इसका जो प्रचलित व स्वतंत्र रूप है वह क्या है, स्वामी। तो इस प्रकार के कुछ शब्द और हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग नियम के विषय में समझ लीजिए। नियम क्या कर रहा है कि संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के मूल रूप व प्रचलित रूप में भिन्नता पाई जाती है। यानी मूल रूप कुछ और है और प्रचलित रूप या स्वतंत्र रूप कुछ और है। मूल रूप में इन शब्दों के साथ अंत में न तथा न के पूर्व ह्रस्व स्वर पाया जाता है। यानी इन प्रचलित मूल रूप में इन शब्दों के अंत में न पाया जाता है और न के पूर्व क्या है, ह्रस्व स्वर है। जबकि प्रचलित व स्वतंत्र रूप में ये शब्द दीर्घ स्वर तथा बिना न के पाए जाते हैं। और हम प्रचलित व स्वतंत्र रूप में देख लेते हैं, प्रत्येक जगह दीर्घ स्वर है और क्या है कि इनमें ये शब्द क्या होते हैं, बिना न के होते हैं। हमें क्या करना है कि जब इन शब्दों का मेल होता है, यानी जब इन शब्दों का मेल होता है तो उनमें से न गायब हो जाता है। इसी को कहा जाता है न लोप संधि। आइए अब हम लोग नियम लिख लेते हैं। यह तो हो गया कि मूल रूप में शब्द और प्रचलित व स्वतंत्र शब्द, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मूल शब्द विद्यार्थिन है। मूल शब्द क्या है, विद्यार्थिन, लेकिन स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत विद्यार्थी को भी तत्सम शब्द मान करके संधि किया है। तो प्रचलित शब्द विद्यार्थी है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, विद्यार्थिन है। और दोनों ही शब्द क्या है, तत्सम है, और दोनों शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही भी हैं। आइए हम लोग अब न लोप के संधि का नियम लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आइए अब हम लोग संधि का जो नियम है उसको लिख लेते हैं।
तो हमने शब्दों के मूल रूप तथा प्रचलित व स्वतंत्र रूप के विषय में एक चर्चा कर लिया ताकि कोई संशय न रहे। तो आइए हम लोग, अभी तो हमारी चर्चा संधि के विषय में बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी तक हम लोग केवल शब्द के रूप के विषय में, शब्द के जो प्रचलित और मूल रूप है उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा करा। आइए अब हम लोग न के लोप का जो नियम है उसको देख लेते हैं। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम, संधि का नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? जब प्रथम पद के रूप में, जब प्रथम पद के रूप में, जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं, जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में, तो संधि होने की दशा में जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में, तो संधि होने की दशा में मूल शब्द के न का लोप हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में मूल शब्द के न का लोप हो जाता है। न के लुप्त हो जाने के कारण, न के लुप्त हो जाने के कारण इसे न लोप व्यंजन संधि भी, इसे न लोप व्यंजन संधि भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को समझ पा रहे होंगे। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं, अभी हमने मूल शब्द तथा प्रचलित व स्वतंत्र शब्द दोनों में अंतर बता दिया है और लिख कर दिखा दिया कि दोनों किस किस रूप में लिखे जाते हैं। तो जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में मूल शब्दों का न जो होता है वह लुप्त हो जाता है। न के लुप्त हो जाने के कारण इस संधि को न लोप संधि कहा जाता है। और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि न लोप व्यंजन संधि भी कहते हैं। न लोप व्यंजन संधि में, न लोप व्यंजन संधि की, न लोप व्यंजन संधि की, न लोप व्यंजन संधि में दो स्थितियां, न लोप व्यंजन संधि में दो स्थितियां बनती हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब प्रथम पद के रूप में मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में मूल शब्द का न क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो न लोप, इसे क्या, न के लोप होने के कारण से न लोप व्यंजन संधि कहा जाता है। और न लोप व्यंजन संधि में दो स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति क्या होती है कि जब
जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। पहली स्थिति क्या होती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो क्या होता है, नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में, जब प्रथम पद के रूप में ए मूल शब्द आते हैं, जब प्रथम पद के रूप में ए मूल शब्द आते हैं, जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर होता है, जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर होता है तो संधि होने की दशा में मूल शब्द का न लुप्त हो जाता है तथा तो मूल शब्द का न लुप्त हो जाता है तथा द्वितीय पद का प्रथम स्वर वर्ण प्रथम पद के तथा द्वितीय पद का प्रथम स्वर वर्ण प्रथम पद के अंतिम स्वर वर्ण से मेल करके स्वर संधि की क्रिया करता है। तो हम लोगों का जो अध्ययन कार्य चल रहा है वह है न लोप व्यंजन संधि पर। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में मूल शब्द के न का लोप हो जाता है। यानी जब प्रथम पद के रूप में यह मूल शब्द आते हैं, हमने जितने का यहाँ पर उल्लेख किया है, तो संधि होने की दशा में क्या होता है कि इन मूल शब्दों का न क्या होता है, गायब हो जाता। अब इस संधि के नियम में दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होता है। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होता है तो क्या होता है कि प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तो इनका न लुप्त हो जाता है। न के लुप्त हो जाने से के बाद उसके पूर्व एक स्वर रहता है। वह स्वर क्या कहता है, द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण से मेल करता है, जिससे स्वर संधि की क्रिया होती है। उम्मीद है यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर होता है तो संधि होने की दशा में मूल शब्द का न
लुप्त हो जाता है तथा द्वितीय पद का प्रथम स्वरवर्ण प्रथम पद के अंतिम स्वरवर्ण से मेल करके स्वर संधि की क्रिया करता है। इसको अभी हम लोग कुछ उदाहरण से देखेंगे तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, जैसे पहला है, उदाहरण है ईवन धन अवस्था। ईवन धन अवस्था नियम क्या कह रहा है? नियम है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, यानी प्रथम पद के रूप में मूल शब्द है युवन है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? यहां पर स्वर है। पहले क्या होता है? तो पहले स्थिति में क्या बनता है? युवन का न का लोप हो जाएगा, यानी शब्द क्या बनेगा? युव धन अवस्था। पहली स्थिति में क्या होता है कि न का लोप हो जाता है, युवन धन अवस्था क्या बनता है? युव धन अवस्था। अब वह में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। और अवस्था में कौन सा स्वर है? यहां भी अ स्वर है। तो अ और स्वर मिलकर के क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। शब्द क्या बन जाता है? युवावस्था। उम्मीद है कि यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पर वह में कौन सा स्वर है? अ स्वर है। और अवस्था में कौन स्वर है? अ स्वर है। अ और अ मिल करके दीर्घ स्वर संधि करते हैं और क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। उम्मीद है कि यह बातें आप लोग अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा शब्द है युवन धन आचार्य। युवन धन आचार्य नियमानुसार क्या हो रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में यह मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में इनका न लुप्त हो जाता है। शब्द क्या बनता है? युव धन आचार्य। अब नियम का द्वितीय भाग क्या कहता है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। यह क्या करता है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या करता है कि स्वरवर्ण प्रथम पद के अंतिम स्वरवर्ण से मेल करके स्वर संधि की क्रिया करता है। यानी अ यहां है, आ यहां है, अ और आ मिल करके आ बना लेते हैं। यानी यहां क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाता है और शब्द क्या बनता है? युवाचार्य। उम्मीद है कि यह दोनों उदाहरणों से आप लोग नियम को समझने में कोई भी समस्या नहीं करते होंगे। और हम लोग देख लेते हैं। तीसरा शब्द है राजन धन। राजन धन आज्ञा। राजन धन आज्ञा नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के रूप में यह मूल शब्द आते हैं तो संधि होने की दशा में इनका न गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। शब्द क्या बन गया? राजधन आज्ञा। राजधन आज्ञा। यह नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के रूप में ये मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर होता है तो संधि होने की दिशा में मूल शब्द का न लुप्त हो जाता है। यानी मूल शब्द का न यहाँ लुप्त हो गया है और द्वितीय पद का प्रथम स्वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम स्वर वर्ण यानी आ प्रथम पद के अंतिम स्वर वर्ण से मेल करके स्वर संधि की क्रिया। यहाँ आ है, यहाँ अ है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। शब्द क्या हो गया? राजाज्ञा। शब्द क्या बना लिए? राजाज्ञा। उम्मीद है कि इन उदाहरणों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक उदाहरण देख लेते हैं। योगिन धन ईश्वर। योगिन धन ईश्वर प्रथम पद के रूप में यह मूल शब्द है। पहले क्या होता है? इनका न लुप्त हो जाता है। द्वितीय स्थिति में क्या होता है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों संधि करके दीर्घ स्वर संधि के द्वारा क्या बना लेते हैं? योगीश्वर। योगी धन ईश्वर बराबर क्या बना लिए? योगेश्वर। और उदाहरण है तो हम इधर चर्चा कर ले रहे हैं। पांचवा उदाहरण है
राजन धन ऋषि, राजन धन ऋषि। पांचवा उदाहरण है राजन धन ऋषि। यहां इन चारों में क्या हुआ है, इन चारों में दीर्घ स्वर संधि हुआ है। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि जब प्रथम पद के रूप में मूल शब्द आते हैं, प्रथम पद के रूप में मूल शब्द है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है, तो क्या होता है कि पहले इसका न लुप्त हो जाता है, यानी शब्द क्या बनता है, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। तथा द्वितीय पद का प्रथम और स्वर वर्ण क्या करता है, द्वितीय पद का प्रथम और स्वर क्या है, यहाँ री है, प्रथम पद के अंतिम स्वर वर्ण से मेल करके स्वर संधि की क्रिया करता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, री है। तो यह किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो यह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। शब्द क्या बन जाता है, राज धन अर धन सी, यानी शब्द क्या बनता है, राजर्षि। शब्द क्या बन जाता है, राजर्षि। शब्द क्या बन जाता है, राजर्षि। यह गुण स्वर संधि के द्वारा बनता है। इसका छठा उदाहरण देख लेते हैं। महान धन छठा उदाहरण क्या है, छठा उदाहरण क्या है, छठा उदाहरण क्या है, ब्रह्मण धन ऋषि। पहले क्या होता है, पहले न का लोप हो जाता है, शब्द क्या बनता है, ब्रह्म धन ऋषि, जो गुण स्वर संधि के द्वारा मेल करके शब्द बना लेता है, ब्रह्मर्षि। शब्द क्या बना लेता है, ब्रह्मर्षि। उम्मीद है कि न लोप व्यंजन संधि का जो पहली स्थिति है कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो क्या स्थिति बनती है, इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब न लोप व्यंजन संधि का जो द्वितीय भाग है हम लोग उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए अब हम लोग अगले स्थिति पर चर्चा करते हैं जो ख की स्थिति है। ख की स्थिति क्या था कि जब प्रथम पद में यह मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो। अब हम लोग क्या करें, देखेंगे कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। ख की स्थिति हम लोग देख लेते हैं कि जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तो नियम क्या कहता है, तो नियम क्या कहता है, नियम क्या है कि जब प्रथम पद के रूप में प्रथम पद के रूप में ए मूल शब्द आते हैं तथा
जब प्रथम पद के रूप में ए मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण होता है तो संधि होने की दशा में तो क्या होता है, संधि होने की दशा में मूल शब्द के न का लोप हो जाता है। द्वितीय स्थिति क्या बनती है कि जब प्रथम पद के रूप में ए मूल शब्द आते हैं तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो तो संधि होने की दशा में मूल शब्द का न लोप हो जाता है। जो द्वितीय पद से मेल कर संधियुक्त शब्द बनाता है। जो क्या करता है कि द्वितीय पद से मेल करके संधियुक्त शब्द बनाता है। उम्मीद है कि इस नियम को भी आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण हम लोग इसका देख लेते हैं। उदाहरण है, पहला है आत्मन धन विश्वास। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद के रूप में मूल शब्द है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हुआ है, जो एक व्यंजन वर्ण है। इसमें क्या होता है कि न का लोप हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, आत्मविश्वास। शब्द क्या बन जाता है, आत्मविश्वास। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम पद के रूप में पक्षिण मूल शब्द आता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, राज है। जो र क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। संधियुक्त शब्द क्या बनता है, पक्षीराज। पक्षीराज अर्थात गरुड़ महाराज। तृतीय शब्द क्या है, तृतीय उदाहरण है मंत्रिण धन परिषद। प्रथम पद के रूप में मूल शब्द है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण प है, जो कि एक व्यंजन है। यह क्या बन जाएगा, मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद। चौथा उदाहरण क्या है, चौथा उदाहरण है प्रथम पद के रूप में प्राणीन शब्द आता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, विज्ञान है। तो इसमें क्या होगा कि प्राणीन का न लुप्त हो जाएगा, यानी शब्द क्या बनेगा, प्राणी विज्ञान। शब्द क्या बन जाएगा, प्राणी विज्ञान। पांचवा उदाहरण क्या है, पांचवा उदाहरण है युवन धन वर्ग। युवन धन वर्ग, यह क्या बन जाएगा, युव वर्ग। कहीं कहीं पर लोग इसे युवा वर्ग के रूप में उच्चारित करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो युवा वर्ग शब्द गलत है। सही शब्द क्या है, युवन वर्ग है। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं।
योगिन धन वर, योगिन धन वर, वर यह क्या बन जाएगा, योगी वर। सातवां उदाहरण क्या है, सातवां उदाहरण है ब्रह्मन धन वाक्य, ब्रह्मन धन वाक्य। तो ब्रह्मन क्या है, मूल शब्द है, इसका नए लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, ब्रह्म वाक्य। उम्मीद है यह उदाहरणों से, इन उदाहरणों से आप इस नियम को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। फिर है आठवां उदाहरण है राजन धन कुल, राजन धन कुल। तो प्रथम पद के रूप में राजन है, जो क्या है, एक मूल शब्द है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, क है, जो एक व्यंजन वर्ण है। शब्द क्या बन जाएगा, राजकुल। इसका नौवां उदाहरण क्या है, इसका नौवां उदाहरण है नौवां उदाहरण है नौवां उदाहरण है विद्यार्थीन धन वर्ग। शब्द क्या बनेगा, विद्यार्थी वर्ग। यहां देख लीजिए, थ पे ह्रस्व ई की मात्रा है, थ पे क्या है, ह्रस्व ई की मात्रा है। उसी प्रकार से 10वां उदाहरण है ससिंधन कला। शब्द क्या बन जाएगा, सस कला। ससिंधन कला बराबर क्या बन जाएगा, सस्य कला। इसी प्रकार से 11वां उदाहरण है हस्तिन प्लस दंत। शब्द क्या बन जाएगा, हस्त दंत। 12वां उदाहरण है सन्यासीन प्लस वृंद। शब्द क्या बनेगा, सन्यासी वृंद, सन्यासी वृंद। 13वां उदाहरण है स्वामीन प्लस भक्त। शब्द क्या बन जाएगा, स्वामी भक्त। तो हम लोगों ने नलोप व्यंजन संधि का द्वितीय भाग देखा कि जिसमें द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन होता है। उसमें क्या होता है कि प्रथम पद का जो मूल शब्द होता है उसके न का लोप हो जाता है, और द्वितीय पद का जो व्यंजन वर्ण होता है वह दोनों मिल करके संधियुक्त संधियुक्त शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से न लोप व्यंजन संधि समाप्त होती है। आइए हम लोग लोप व्यंजन संधि में जो द्वितीय स्थिति बनती है उसके विषय में देख लेते हैं। तो वह कौन सी स्थिति होती है, आइए हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने पहले शब्द का चर्चा करा कि जिसमें न का लोप किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, तो उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करा। और जो दो स्थितियां बनती है उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आइए हम लोग लोप व्यंजन संधि का जो द्वितीय स्थिति होता है दंत स का लोप, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। हमारे जो चर्चा का बिंदु है उसका ख भाग है वह क्या है, दंत स का लोप।
हम लोगों ने पहले न का लोप देखा, अब हम लोग देखते हैं कि दंत स का लोप। यह क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होता है तो कुछ शब्दों के मेल होने की स्थिति में प्रथम पद से अथवा द्वितीय पद से प्रथम पद से अथवा द्वितीय पद से दंत स का लोप हो जाता है। यह नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होता है तो कुछ शब्दों के मेल होने की स्थिति में प्रथम पद से अथवा द्वितीय पद से क्या होता है, दंत स का लोप हो जाता है। संधि में दंत स के लोप होने की दो स्थितियां क्या होती हैं, बनती हैं। संधि में दंत स के लोप होने की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है, पहली स्थिति होती है प्रथम पद के दंत स का लोप। पहली स्थिति क्या होती है कि प्रथम पद के दंत स का लोप, और जो दूसरी स्थिति होती है वह होता है कि द्वितीय पद के दंत स का लोप। पहली स्थिति क्या होती है कि प्रथम पद के दंत स का लोप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत स होता है। प्रथम पद के दंत स का प्रथम पद के दंत स का लोप होने के लिए आवश्यक है
कि इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है वह क्या होता है, दंत स होता है। संधि की क्रिया होने पर प्रथम पद के संधि की क्रिया होने पर प्रथम पद के दंत स ध्वनि का प्रथम पद के दंत स ध्वनि का लोप हो जाता है। प्रथम पद संधि होने की क्रिया में प्रथम पद के दंत स ध्वनि का लोप हो जाता है तथा द्वितीय पद के संधि होने की दशा में प्रथम पद के दंत स ध्वनि का लोप हो जाता है तथा द्वितीय पद के ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दंत स के लोप होने की पहली स्थिति क्या होती है कि प्रथम पद के दंत स का लोप। इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत स होता है। संधि की क्रिया होने पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण दंत स का लोप हो जाता है, जबकि द्वितीय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में इस प्रकार की संधि को पररूप व्यंजन संधि कहा जाता है। संस्कृत में इस प्रकार की संधि को क्या कहा जाता है, पररूप व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पररूप व्यंजन संधि कहा जाता है। हिंदी में पररूप व्यंजन संधि का उदाहरण हिंदी में पररूप व्यंजन संधि का उदाहरण मनस शब्द के साथ पाया जाता है। हिंदी में पररूप व्यंजन संधि का उदाहरण केवल मनस शब्द के साथ पाया जाता है। संधि की क्रिया होने पर मनस शब्द से अस ध्वनि का लोप हो जाता है। अस ध्वनि का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के दंत स ध्वनि का लोप हो जाता है
तो इस प्रकार की स्थिति में प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत स होता है। संधि की क्रिया होने पर प्रथम पद के दंत स ध्वनि का लोप हो जाता है तथा द्वितीय पद के ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में इस प्रकार की संधि को पररूप व्यंजन संधि कहा जाता है। हिंदी में पररूप व्यंजन संधि का उदाहरण केवल एक ही शब्द मनस शब्द के साथ पाया जाता है। संधि की क्रिया होने पर मनस शब्द से अस ध्वनि का लोप हो जाता है। उदाहरण पहला हम लोग देख लेते हैं। मनस धन ईस, मनस धन ईस। मनस माने होता है मन का, ईस माने होता है इच्छा, यानी मन की इच्छा। इसमें क्या होता है, तो मनस से पहले अस ध्वनि का लोप हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं मैं न अ स। मनस धन ईस पर रूप व्यंजन संधि है, तो यहां क्या बनता है, अस का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। शब्द क्या बनता है, मन धन ईस। यह दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, मनीष। इसका दूसरा उदाहरण है मनस धन ईसा। मनस धन ईसा बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा मन अस धन ईसा, यानी मन की इच्छा। यह क्या हो जाएगा, यह शब्द क्या बनेगा, मन धन ईसा। शब्द क्या बनेगा, मनीषा। तीसरा इसका उदाहरण है मनस धन ईसी, यानी मन की इच्छा रखने वाला। इसको क्या लिख सकते हैं, मन धन अस धन ईसी। शब्द क्या बना, मन धन ईसी, क्या बना, मनीषी। उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को समझ पा रहे होंगे। यह नियम क्या कहता है कि प्रथम पद के दंत स का लोप, उसका केवल एक ही उदाहरण मिलता है, वह किस शब्द के साथ, वह है मनस शब्द के साथ। आइए हम लोग इसका स का जो लोप होता है उसका हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो मैं यहीं से मिटा देता हूं। इसका जो दूसरा भाग है, इस नियम का द्वितीय भाग है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय भाग नियम का क्या कहता है, या तो पूरा ही मिटा दिया जाए ताकि काफी स्थान हो रहे। इस नियम का द्वितीय भाग क्या कहता है, इस नियम का जो द्वितीय भाग क्या कहता है, वह है द्वितीय पद की ध्वनि का लोप। यह क्या है, यह है द्वितीय पद की ध्वनि का लोप। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इस प्रकार की संधि में द्वितीय पद का
इस प्रकार की संधि में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है? दंत स होता है। इस प्रकार की संधि में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स होता है। संधि होने की क्रिया में प्रथम पद की ध्वनि सुरक्षित रहती है, यानी प्रथम पद की ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्वितीय पद की ध्वनि से दंत स का लोप हो जाता है। द्वितीय पद की ध्वनि का लोप क्या कहता है नियम? कि इस प्रकार की संधि में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है? दंत स होता है। संधि होने की दशा में प्रथम पद के ध्वनि में कोई भी परिवर्तन, कोई भी विकार नहीं होता है, जबकि द्वितीय पद की ध्वनि से क्या होता है कि दंत स का लोप हो जाता है। इस प्रकार की संधि को संस्कृत में पूर्व रूप व्यंजन संधि कहा जाता है। इस प्रकार की कोई संधि को संस्कृत में पूर्व रूप संधि या पूर्व रूप व्यंजन संधि कहा जाता है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है, पहला है उद्धन स्थान। नियम क्या कह रहा है कि इस प्रकार की संधि में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स होता है, तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? दंत स है। संधि होने की क्रिया में प्रथम पद की ध्वनि क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, यानी द क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह क्या करेगा? यह भी व्यंजन संधि के नियमानुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेगा। व्यंजन संधि के नियमानुसार क्या करेगा? अपना रूप परिवर्तन कर लेगा, जबकि द्वितीय पद की ध्वनि से दंत स का लोप हो जाता है, यानी यह ध्वनि सुरक्षित रहेगी, इसका केवल विकार होगा, लोप नहीं होगा। इस प्रकार की संधि को संस्कृत में पूर्व रूप व्यंजन संधि कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि द के बाद दंत स आता है तो द का परिवर्तन किस में हो जाएगा? त में हो जाएगा। शब्द क्या बना? उत धन। यहां दंत स है तो दंत स का लोप हो जाएगा, शब्द का क्या बनेगा? थान। शब्द क्या बना? उत्थान। उत्धन स्थान बराबर क्या बना? उद्धन स्थान बराबर क्या बना? उत्थान। उत्धन स्थान बराबर क्या बना? उत्थान। इसका जो दूसरा उदाहरण है हम लोग उसको देख लेते हैं। इसका जो दूसरा उदाहरण है वह क्या है? उद्धन अस्थाय।
यहाँ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत स है, तो यह हो जाएगा उत धन थाय। उत धन थाय बराबर क्या बन जाएगा, उत्थाय। उत धन थाय बराबर क्या बन जाएगा, उत्थाय। तीसरा उदाहरण है उत्धन, तीसरा उदाहरण है उत्धन, उत्धन स्थित। यह क्या बन जाए, उद्धन स्थित, क्या बनेगा, उत्धन स्थित। मेल होने पर क्या बनेगा, उत्थित। मेल होने पर क्या बनेगा, उत्थित। इसका चौथा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उद्धन, उद्धन स्तंभन, उद्धन स्तंभन, यह क्या बनेगा, उत्धन, उत्धन तम, उत्धन तंभन, उत्धन, उत्धन स्तंभन, यह शब्द क्या, उत्धन स्तंभन, यह शब्द क्या बन जाएगा, उत्धन तंभन। शब्द क्या बन जाएगा, उत तंभन। उम्मीद है कि दंत स के लोप होने की जो दूसरी स्थिति है, यानी द्वितीय पद की ध्वनि का लोप, आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि न लोप व्यंजन संधि और सलोप व्यंजन संधि आप लोग नियमों के आधार पर और उदाहरण के आधार पर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग लोप व्यंजन संधि का जो तृतीय भाग होता है, र का लोप, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने र के लोप को 2 वीडियो में कहीं थोड़ा थोड़ा चर्चा किया हुआ है। आइए, क्योंकि उसमें भी ध्वनि का लोप होता है, उसमें भी क्या होता है, ध्वनि का लोप होता है, तो यहाँ पर लोप व्यंजन संधि में उसकी भी चर्चा कर लेनी आवश्यक है, ताकि हमारा जो अध्ययन कार्य हो वह समग्रता लिए हो, वह क्या हो, पूर्णता लिए हो। तीसरी स्थिति क्या बनती है, र का लोप। तीसरा लोप व्यंजन संधि में जो तीसरी स्थिति बनती है वह क्या होता है, र का लोप होता है। इसको हम लोग 2 वीडियो में देख चुके हैं, यहां संक्षिप्त में नियम लिख देते हैं। इस प्रकार की संधि में, इस प्रकार की संधि में, इस प्रकार की संधि में प्रथम पद, इस प्रकार की संधि में प्रथम पद का, इस प्रकार की संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण र होता है। इस प्रकार की संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण र होता है, जिसके पूर्व ह्रस्व स्वर, जिसके पूर्व ह्रस्व स्वर रहता है। नियम क्या कहता है, इस प्रकार की संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण र होता है, जिसके पूर्व ह्रस्व स्वर रहता है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र होता है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है, र होता है। संधि होने की दशा में, संधि होने की दशा में, संधि होने की दशा में, संधि होने की दशा में प्रथम पद का र
लुप्त हो जाता है। संधि होने की दशा में क्या होता है कि प्रथम पद का र लोप हो जाता है, र लुप्त हो जाता है और र के पूर्व का ह्रस्व स्वर और र के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बन जाता है। र का लोप, इसमें नियम क्या करा कि इस प्रकार की संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण र होता है जिसके पूर्व ह्रस्व स्वर रहता है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी र होता है। संधि वर्ण भी यहां लिख लीजिए। संधि होने की दशा में प्रथम पद का र लुप्त हो जाता है तथा र के पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है पहला है अंतर्धन राष्ट्रीय। अंतर्धन राष्ट्रीय यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? र है और इसके पूर्व ह्रस्व स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? यह भी र है। संधि होने की दशा में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, यानी यहाँ पर अ स्वर है आ में बदल जाता है और लोप हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। हालांकि अब यह तो इसका क्या है? यह संस्कृत का शब्द है। इसका जो हिंदी में शब्द है वह किस रूप में है? वह अंतरराष्ट्रीय इस रूप में मानक किसमें है? हिंदी में। लेकिन संस्कृत में मूल शब्द यही है, अंतरराष्ट्रीय। इसका दूसरा उदाहरण है दुर्धन राज। शब्द क्या बनेगा? दुराज। नियम की चर्चा बहुत हो गई इसका। दुर्धन रम्य। शब्द क्या बनेगा? दुरम्य। 14 उदाहरण है निर्धन रस। शब्द क्या बनेगा? नीरस। 5वां है निर्धन रज। शब्द क्या बनेगा? नीरज। 6वां उदाहरण है निर्धन रव। शब्द क्या बनेगा? नीरव। निर्धन रुज। शब्द क्या बनेगा? नीरुज। 8वां उदाहरण है निर्धन रंध्र। शब्द क्या बनेगा? निरंध्र। कुछ पुस्तकों में इन सब का जो संधि विच्छेद वह निधन रस करके दिया गया है। नियम भी बनाया है। तो मैं यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं कि निह नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। अगर इस प्रकार का नियम कोई बताता है तो वह क्या है? पूर्णतया गलत है। यह क्या हो गया? र का लोप। यह क्या हो गया? र का लोप। उम्मीद है कि इस नियम को भी आप लोग समझ पा गए होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि की क्रिया में 3 वर्णों का लोप होता है। संधि की क्रिया में कितने वर्णों का लोप होता है? 3 वर्णों का लोप होता है। पहला है न का लोप, दूसरा है दंत स का लोप और तीसरा है र का लोप। तो लोप व्यंजन संधि में हमारे सामने 3 ऐसे वर्ण आते हैं जिनका संधि की क्रिया होने पर उन वर्णों का लोप हो जाता है। तो वह वर्ण कौन कौन से हैं? न है, दंत स है और र है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं
शब्द जिनमें संधि होने पर लोप होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि की क्रिया होने पर उसमें कुछ वर्णों का क्या होता है, लोप हो जाता है। शब्द जिनमें संधि होने पर लोप होता है, तो संधि की क्रिया करते समय हमारे पास ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनमें संधि का कोई दूसरा नियम तो लागू ही होता है, लेकिन उसमें कुछ शब्दों के कुछ वर्णों में थोड़ा सा लोप हो जाता है। तो ऐसे 2-4 शब्द हैं जिसका मैं उदाहरण लिख देता हूं। पहला है निशा। हम लोग जानते हैं कि निशा का मतलब रात्र होता है, तो जब निशा का मेल होता है तो निशा किस में बदल जाता है, निस में बदल जाता है। उसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है, उदाहरण इसका क्या है, आहन धन निशा। हम लोग इसके पहले इसकी नियम की चर्चा कर चुके हैं। मैं यहाँ पर केवल शब्द को लिख देता हूँ। शब्द क्या बन जाता है, आहर निस, यानी निशा का जो आ है वह आ का लोप हो जाता है। बाकी पूरा शब्द आहन शब्द की जो संधि है उस नियम का पालन करता है। दूसरा जो शब्द है वह है रात्रि। रात यह किस में परिवर्तित हो जाता है, रात्र में। यह किस में परिवर्तित हो जाता है, रात्र में। तो हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह क्या है, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यह क्या है, आहन धन रात्रि। आहन धन रात्रि संधि होने की क्रिया में, यह संधि होने की क्रिया में यह क्या बनता है, अहो रात्र, यानी रात्रि किस में परिवर्तित हो जाता है, तो रात्र में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, अक्ष। यह किस में परिवर्तित हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है अक्ष में, यानी यहाँ पर ह्रस्व ई का लोप हो जाता है। हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह क्या है, परह धन अक्षी। परह धन अक्षी, इसको हम लोग अभी आगे विसर्ग संधि के नियम में पढ़ेंगे। यह क्या बनता है, यह बनता है परोक्ष, यानी अक्ष से ह्रस्व ई का लोप हो जाता है। उसी प्रकार से एक उदाहरण है दिशा। दिशा यह किस में परिवर्तित हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है दिश में। दिशा यह किस में परिवर्तित हो जाता है, यह दिश में। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यह उदाहरण के इसका क्या है, चतुर्धन। चतुर्धन दिशा। चतुर्धन दिशा यह किस में बदल जाता है, चतुर्दिश में। यह किस में बदल जाता है, चतुर्दिश में, यानी सा का जो अ है उसका लोप हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, हो सकता है ऐसे शब्द और हों, तो वह उनका यथास्थान उल्लेख कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार लोप व्यंजन संधि में आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि 3 वर्णों का लोप होता है। पहला कौन सा है, न का लोप। दूसरा कौन सा है, दंत स का लोप। और तीसरा क्या है, र का लोप। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा कि 4 शब्द ऐसे हैं जिनका संधि होने की दशा में उनके अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे निशा, निश में बदल जाता है, रात्रि, रात्र में बदल जाता है, अक्ष, अक्ष में बदल जाता है, और दिशा, दिश में बदल जाता है। हो सकता है ऐसे शब्द और हों तो उनको अगर मिलने पर यथासंभव उल्लेख कर दिया जाएगा।
तो आज की कक्षा का हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।